A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 59 है. लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको कि आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे और उन सब के PDF भी आपको यहीं मिलेंगे. सो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, नेम द बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1735 बाय लिनियस which was based on different kind of organisms, their relations and their systematic arrangement. आपसे उस किताब के बारे में पूछा जा रहा है जो 1735 में पब्लिश की गई थी बाय द साइंटिस्ट लिनियस, उनके द्वारा पब्लिश की गई है. इस किताब में आपको बताया गया है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके रिलेशंस और इनके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बारे में आपसे बताया गया है. तो उस किताब का नाम आपसे पूछा जा रहा है. उस किताब का नाम है सिस्टम एंड नेचुरी, वॉयज ऑफ बीगल, डिसेंट ऑफ मैन या फिलोसॉफिकल जूलॉजिक. तो ये कौन सी किताब जो है वो 1735 में लिनियस के द्वारा लिखी गई थी, जो कि ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन और ऑर्गेनिज्म का काइंड और उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में बात करती है. तो ये NCERT का सवाल है. थोड़ी हायर क्लास की NCERT, क्लास 11 या 12 की NCERT होगी, 11 क्लास की NCERT है. तो उसमें से पूछा गया ये आपसे सवाल है. तो बताएं कौन सी किताब लिखी गई थी 1735 में. तो इस तरीके के सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में. कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, उनकी फाइंडिंग्स जो NCERT का पार्ट है आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो बताइए कौन सी वो किताब है. तो इसका सही जवाब है सिस्टम एंड नेचुरी. तो ये जो किताब है वो लिनियस ने लिखी थी. तो 1735 में लिनियस ने पब्लिश की थी इसकी बुक. अपनी बुक का नाम था सिस्टम एंड नेचुरी, जो बेस्ड ऑन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशंस. तो ये जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस बनती है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उसका बेसिस है ये किताब. अगर आप बात करते हैं वॉयज ऑफ बीगल, ये किताब का नाम लिखा हुआ था. ये भी एक किताब है जिसको पब्लिश किया गया था 1839 में. किसने पब्लिश किया था? इसको पब्लिश किया था चार्ल्स डार्विन. हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने इस किताब को लिखा था वॉयज ऑफ बीगल 1839 में. ओके, इसकी इंपॉर्टेंस ये टू नोटिस दैट HMS जो बीगल का नाम यहाँ पे दिया गया है, HMS बीगल क्या है? HMS जो बीगल नाम का दिया गया है वॉयज ऑफ बीगल. तो वॉयज ऑफ बीगल उनके शिप से नाम पड़ा है बीगल, जो कि उनका शिप था HMS बीगल. उसी के नाम पे जो है उन्होंने अपनी किताब लिख दी जिसमें वो रिसर्च कर रहे थे, जिसमें वो वॉयज पर थे. अगली एक और किताब है फिलोसॉफिक जूलॉजिक, वॉज पब्लिश्ड इन 1809. और ये किसने लिखी थी? रिटन बाय लेमार्क. तो ये लेमार्क ने लिखी थी ये किताब. ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड किताब का नाम है लेमार्क. किताब का नाम है फिलोसॉफिकल जूलॉजिक, जिसको लिखा है लेमार्क ने. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो NCERT का पार्ट है, NCERT में उनके बारे में मेंशन किया गया है और ये ज़रूरी किताबें हैं. इन्हीं किताबों के बेसिस पर ही हमने क्लासिफिकेशन या अलग अलग किंगडम्स के बारे में हमको पता चलता है उस टाइम पे भी. ओके, अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड. साउंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको, जो आवाज है, ध्वनि तरंगों के बारे में आपको कुछ कंसिडर करने के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट कहता है एम्पलीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ये कहता है जितनी साउंड की इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर रूट एम्पलीट्यूड है. ओके, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी साउंड की इंटेंसिटी. इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं. दूसरी स्टेटमेंट कहती है हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड लेसर विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इट्स वेव्स. जो वेव्स हैं उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस वो क्रिएट करती हैं, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा उतनी ज़्यादा उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कम होता जाएगा. ये दूसरी स्टेटमेंट कह रही है. तीसरी स्टेटमेंट कहती है हायर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी द इंटेंसिटी. जितना एम्पलीट्यूड हायर उतनी इंटेंसिटी हायर. तो एम्पलीट्यूड इज द स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो ये दोनों बातें एक ही तरीके से कह दी गई हैं घुमा के. ठीक है, हायर द एम्पलीट्यूड हायर द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये दिया गया है. और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है हायर द एम्पलीट्यूड, अगर साउंड वेव का हायर है तो उस जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगी जो वेव्स,
वो लेसर होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 2 ओनली करेक्ट है, 2 ओनली करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, बताएं। तो ये एनसीईआरटी में साउंड वेव की करेक्टर्स के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो उस एनसीईआरटी के पार्ट से ये लिया गया है। अच्छा सवाल है, काफ़ी दिमाग थोड़ा सा लगा है इसमें, ज़रूर से लगा है। जो लोगों को साउंड वेव के करेक्टर्स के बारे में पता है, जो उनको समझ आती है ये बात, वो लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बताएं। तो इसका जवाब है 1 and 3 ओनली। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। कैसे? तो हम ये समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड का इज द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ साउंड प्रेशर इट क्रिएट्स। एम्पलीट्यूड इज द ऑफ द साउंड इज द स्ट्रेंथ, वो उसकी साउंड स्ट्रेंथ होती है, या फिर लेवल ऑफ साउंड प्रेशर इट क्रिएट, कितना साउंड प्रेशर वो क्रिएट कर सकती है एक साउंड की वेव, ध्वनि तरंग, उसे हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज एम्पलीट्यूड बाय 2, इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स। ओके, स्क्वायर रूट है उसका। इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल बी इंक्रीज। ये तो सही साफ सी बात है, जैसे ही आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और कैसे इंक्रीज होती है? स्क्वायर रूट पे इंक्रीज होती है। एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड का साउंड जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ और द लेवल ऑफ प्रेशर, कितना वो प्रेशर क्रिएट कर देगा वो साउंड का वेव। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इट क्रिएट्स लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट करता है वो ना। देखिए जब साउंड का वेव चलता है, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, तो जब साउंड का वेव जो चलता है, जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा इंटेंसिटी हायर हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड जब साउंड वेव प्रोपोगेट करेगी तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ पे ये जाएगी वहाँ पे क्या कर देगी? पास पास हो जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो जैसे ट्रैवल करेगी वो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट करते हुए चलती है। तो जितना एम्पलीट्यूड हाई होता है उतना ही उसके बीच में प्रेशर डिफरेंस हाई होता है। प्रेशर डिफरेंस मतलब मान लीजिए यहाँ पे 100 प्रेशर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कितना हुआ? 10 हो गया। अगर एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए 50 होगा, यहाँ पे 20 होगा, तो डिफरेंस कितना हो गया? 30। 100 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 90। तो इस तरीके से प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट कर देती है अगर हाई एम्पलीट्यूड होगा। ये अगर एम्पलीट्यूड बहुत हाई है तो वेव जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस कर देगी। जितना ऊपर जाएगी उतना कंप्रेस कर देगी, जितना नीचे वाली क्रेस्ट में जाएगी उतना वो कर देगी, तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा क्रिएट। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, ना कि कम डिफरेंस। तो साउंड वेव जब मूव करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स क्रिएट्स ट्रैवर्स वेव इनटू एयर मीडियम, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्लास 8 का सवाल है, साउंड वेव की प्रॉपर्टीज से सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कैसे होगा? एम्पलीट्यूड जब जितना ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स को प्रेस किया जाएगा, तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर हाई, ज़्यादा प्रेशर लो, तो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गया। ओके, यही स्टेटमेंट का पार्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन नेवर बी नेगेटिव। कौन सी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है? बहुत आसान सवाल, छोटी क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। आप इसमें से देख लीजिए, बस आपको ये देखना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, उनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। स्पीड एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहेगी। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो सकते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव में जा सकती है, स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर कोई स्पीड है तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि वो पीछे की तरफ चलेगा तो भी उसको हम स्पीड ही कहेंगे, आगे पीछे हम कैसे मानेंगे? तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो है वो तीनों जीरो हो सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं दोज क्वांटिटीज इन विच वेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, एंड इसकी वजह से उनका साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएंगी, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगी। ओके, बहुत आसान सवाल था। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव एटॉमिसिटी 2। कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट की एटॉमिसिटी 2 होती है? एटॉमिसिटी पहले तो समझ में आना चाहिए आपको, एटॉमिसिटी क्या होती है तो बताएं जरा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गॉन और सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन से इसमें से ग्रुप है एलिमेंट का जिसकी एटॉमिसिटी 2 है?
एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने उसके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए जब भी हम किसी एटम की बात कर रहे थे तो हमने बात किया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या था? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते थे। एटॉमिक मास क्या था? उसका न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पड़े हैं वो उसका एटॉमिक मास था। सेम एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते थे? सेम एटॉमिक नंबर अगर है तो हम उसको कहते थे आइसोटोप। ठीक है, सेम एटॉमिक मास है तो हम क्या कहते थे उसको? आइसोबार्स। ओके, उसी तरीके से एक और टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ ये प्रेजेंट हैं एटम्स। ओके, कितने नंबर ऑफ एटम से मिला के वो मॉलिक्यूल बनता है, एटॉमिसिटी पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गॉन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताएं क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब जो है, देखिए नाइट्रोजन जब बनता है कभी भी आपको नाइट्रोजन N फॉर्म में नहीं मिलेगा, N2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली जो है क्लोरीन जो है वो भी आपको Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। तो एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हेयर एटॉमिसिटी 2, जैसे कि हीलियम जो होगा उसकी एटॉमिसिटी हीलियम के, क्योंकि 2 ऑक्टेट पूरा है, मतलब 2 उसका फर्स्ट शेल पूरा है तो वो H हीलियम के फॉर्म में, एक ही एटम के फॉर्म में मिल जाएगा। ऑक्सीजन में क्या होगा? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें कैसे होता है? 2 और 6, तो 2 जो है लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरा एक और एटम के साथ मिल के वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 2 एटम्स की शेयरिंग करके, दोनों का पूरा हो जाता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली क्लोरीन जो है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, Cl2 के फॉर्म में वो भी मिलता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सवाल था, क्लास 9 NCERT का सवाल था। तो एटॉमिसिटी जो है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। सो आई होप इसको इस तरीके का सवाल आपको बिल्कुल मिल सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आपको आगे मिल सकता है इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। सो आई होप आपको सारा आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी तीनों सारे के सारे कंसेप्ट 6 के से आपको समझ में आए होंगे। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। सिमिलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है इसमें से। तो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, सल्फर है, कौन सा जो है इसमें से प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, मैक्रो नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। तो देखिए पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है। बताएं प्लांट के लिए कौन सा मैक्रो नहीं है? जवाब बताइए, NCERT का सवाल है ये। तो इसका जवाब है मैग्नीज। मैग्नीज जो है प्लांट का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, तो प्लांट जो है उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इन वेरिंग क्वांटिटीज। तो हम उसको 2 में पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, इस तरीके के सारे निकेल, ये सब आते हैं। तो ये जो है क्लास 11 NCERT में क्लियरली दी गई है डिस्टिंक्शन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। बट क्योंकि UPSC ज़रूर डिटेल सवाल पूछता है और हमने क्लास 11 की NCERT को कवर भी किया था, तो ये जो है सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल बन जाता है। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, इस चार्ट से, इस PDF से आप जो है इसको ज़रूर लर्न करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसको, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल जो है UPSC ने पूछा था 2013 में। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। ज्योग्राफी का भी सवाल है ये, ऑब्वियसली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है तो साइंस का भी सवाल है। तो बताएं हमारे जो अर्थ पर दिन और रात की अलग अलग ड्यूरेशन होती है, सर्दियों में दिन छोटे रातें बड़ी, गर्मियों में दिन बड़े रातें छोटी, ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ये कारण है। क्या अर्थ का रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इलेप्टिकल मैनर, ये कारण है उसका। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेसेस, अलग अलग जो प्लेसेस हैं अलग अलग लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है, उस ये कारण है। या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है
सन के चारों तरफ, लेकिन उसका एक्सिस जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री। क्या ये कारण है? बताएं क्या इसका सही जवाब है। देखिए कुछ लोगों शायद इसलिए सही जवाब बताएंगे इसका क्योंकि उन्होंने ये पुराना सवाल है इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं समझा रही हूँ। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो अर्थ जो है रोटेट कर रही है, इसकी वजह से तो दिन और रात होते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है दिन और रात का टाइम अलग अलग होता है अलग अलग सीजन में। सीजन हमारे बदलते हैं, वो किस वजह से बदलते हैं, क्योंकि अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं, कभी यहाँ होती है कभी यहाँ होती है, कहाँ होती है। साथ में सीजन चेंज होने के साथ साथ सीजन हम एक्सपीरियंस ही क्यों कर रहे हैं, और उसमें डे एंड नाइट का टाइम बदल जाता है, वो टिल्टेड होने की वजह से। तो ये एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ डिटेल में। तो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी जब मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, बट अभी आप ये समझ सकते हैं जब अर्थ इस तरफ होती है, इस तरफ टिल्टेड है, ये वाली पोजीशन में होती है, तो अर्थ का जो है ये वाला पार्ट जो होता है नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज होता है। सिमिलरली जब अर्थ घूमते घूमते इधर पहुंच जाएगी, फिर भी ये इसी तरीके से टिल्टेड है, तो फिर अब सदर्न वाला पार्ट जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो सदर्न वाला पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट एक्सपोज रहेगा सन को, तो इसलिए यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध जो है उसके अंदर जो है गर्मी आ जाएगी, और उस टाइम पे सर्दी आ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर्स हैं, क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है, घूम तो रही है साथ में वो अपने टिल्टेड उसमें घूम रही है। तो एक बार नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, फिर सदर्न हेमिस्फीयर, वो पोजीशन में ऐसे ऐसे आ जाता है। पूरा समझाने के लिए मुझे एक्चुअली मॉडल की भी ज़रूरत है और थोड़ा लंबे टाइम की ज़रूरत है। आई होप आपको जितना मैंने अभी बताया उतना समझ में आया होगा। तो लेंथ डे और नाइट की किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड एंड हाउ अर्थ ऑर्बिट्स द सन, इट्स एक्सिस इज टिल्टेड। ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, अपने आप पीडीएफ निकाल के। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, वो भी यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया है 3 ऑर्गेनिज्म इसमें दे दिए गए हैं, एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन कौन से जो है हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। बताइए पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा सिर्फ, कौन सा जो है हम उसको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर मतलब हम प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, बट हम उसके अंदर केमिकल्स नहीं डाल रहे, लैब में बने हुए केमिकल्स को नहीं डाल रहे, फैक्ट्रीज में बने हुए केमिकल्स को, हम कुछ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, तो वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो इसका सही जवाब है 2 ओनली, नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया है, जीनस का है, और ये जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तरीके की। तो ये करता क्या है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज देन कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। ओके, तो ये कर देता है। स्पाइरोगायरा क्या करता है, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये एक्चुअल में क्या करता है, कंपीट करता है प्लांट्स के न्यूट्रिशन के साथ। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉन्ड स्कम और वाटर सिल्क। तो स्पाइरोगायरा नहीं, नो, ये कॉम्पिटिशन में आता है। एगैरिकस क्या है, एगैरिकस भी बायो फर्टिलाइजर नहीं है, इट इज नॉट इवन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी सीन बाय अवर नेकेड आइज, दीज आर जीनस ऑफ मशरूम। तो एगैरिकस क्या है, ये मशरूम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो ये तो हमको देखता है अपनी आंखों से। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो इसमें से सिर्फ सही जवाब कौन है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर करिए फॉलोइंग को, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, तीनों कंसिडर करिए और बताइए कि कौन कौन से मिनरल्स जो है इसमें मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हमको जरूरी हैं। हमारी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से इसमें से मिनरल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, कैल्शियम की, आयरन की, सोडियम की। तो बताएं किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ कैल्शियम या सोडियम की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सिर्फ आयरन और सोडियम की पड़ती है, या फिर तीनों की पड़ती है, बताएं। तो हमारी जो मसल होती है ना उसकी फंक्शनिंग के लिए हमारे को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम और सोडियम तो आप झट से बता दोगे, कन्फ्यूजन होता है सिर्फ आयरन में। आयरन की ज़रूरत है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या नहीं है, ये आपको देखना है, बताएं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो है वो 1, 2, 3 सब कुछ है, तीनों चाहिए हमको। अब देख लो जी आयरन क्या करता है, ये देख लो अब आप, मसल्स के लिए आयरन क्या करता है। तो हमारी मसल्स के अंदर कैल्शियम जो है वो क्या बना रहा है, वो एक्टिन एंड मायोसिन बना रहा है। एक्टिन और मायोसिन क्या है, हमारी मसल्स के स्पेशल जो फाइबर है, इंटरेक्शन पॉसिबल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन कॉजिंग पोजीशन चेंज इन
ट्रोपोमाइसिन, एक्सपोजिंग द एक्टिन साइट दैट मायोसिन एंड दैट मायोसिन विल अटैच टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो भैया शॉर्ट में आप इतना समझ लो, जब हम मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, शॉर्ट में इतना समझ लो कैल्शियम की जरूरत होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सोडियम जो है वो क्या करता है, सोडियम स्टिमुलेट द डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपी। उसका डिफॉस्फोराइजेशन करता है कौन, सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम विच रिजल्ट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सोडियम की भी जरूरत है, मैग्नीशियम की भी जरूरत है, कैल्शियम की भी जरूरत है। अब आयरन क्या कर रहा है, आयरन जो है वो एक इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। जो क्या है, मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच एनहांसेस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मायोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि मसल्स को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करवा पाता है। एक टाइप का प्रोटीन है जिसको बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए। तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम तीनों तो चाहिए, साथ में आपको मैग्नीशियम का भी पता चल गया। तो ये सब चीज़ें हमारे को मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिक्वायर्ड हैं। तो इसका जवाब जो बनता था वो तीनों चीज़ें बनता था। आखिरी सवाल इस सेट का, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपसे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन उठाया गया, यूपीएससी 2013 का सवाल था, तो इसमें एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, डेफिनेशन दी हुई है, द स्पेस, फिजिकल स्पेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल, मतलब वो क्या कर रहा है, बाकी के स्पीशी के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इकोटोन कहते हैं, उसको इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं या होम रेंज बोलते हैं। बताइए, आसान है क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो आप सबने रट डाला होगा। तो इसका सही जवाब है इकोलॉजिकल नीश, ये इसकी डेफिनेशन का पार्ट है, समझना आपको ज़रूरी है। एक ऑर्गेनिज्म जो है जहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छा आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट एनवायरमेंटल पोर्शन ऑल्सो। आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एनवायरमेंट की क्लासेस भी लूँगी आपके साथ, तो उसमें मैं आपको ये पूरा माइन्यूटली डिफरेंस क्रिएट कर बता दूंगी कि कितना आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है, क्योंकि सवाल जो है सीधे सीधे डेफिनेशन से नहीं आते, सीधे सीधे डेफिनेशन अब ओवर हो चुके हैं, अब आपको सवाल जो है उसके अप्लाइड पार्ट से आएगा। ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट पोर्शन में। बट इकोलॉजिकल नीश क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहता है, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है और साथ में वो इंटरैक्ट भी कर रहा है बाकी के साथ, तो वो जो इंटरैक्शन वाला जो उसका पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हम इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। तो इकोलॉजिकल नीश क्या है, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रोल इट प्लेज इन द एंड इट्स रिसोर्सेज इट यूज। अब वो जो इंटरेक्शन करेगा, कुछ लेगा कुछ देगा, तो सब कुछ को हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। इकोटोन क्या होते हैं, इकोटोन डिफाइन एज एन एरिया दैट एक्ट एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है पानी वाला, एक इकोसिस्टम है लैंड वाला, बट जहाँ पे किनारा होगा वहाँ पे दोनों मिलेंगे आपको, उसको हम इकोटोन कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल कुड बी एरिया ऑफ मार्श लैंड बिटवीन अ रिवर एंड इट्स रिवर बैंक, वही एग्जाम्पल लिया गया, मार्श लैंड को लिया गया, या फिर उसको ले सकते हैं आप, जो बीचेस होते हैं वो इकोटोन है, एक तरफ समंदर है एक तरफ लैंड है, बीच में क्या है, बीच, वो इकोटोन है। तो हैबिटेट इज डिफाइंड एज जियोलॉजिकल स्पेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। होम रेंज क्या होती है, इज नथिंग बट स्केल एट विच यूजेज इट्स स्पेस, तो उसको हम होम रेंज कहते हैं। सो ये थे इस सेट के कुछ सवाल। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ सेट से, आपने देखा होगा कि हम एनसीईआरटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस बना रहे हैं, और देखिए आप कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं है वो क्वेश्चन, क्योंकि उन सबके जवाब कहाँ छिपे हैं, एनसीईआरटीज़ में ही छिपे हुए हैं। तो उस तरीके से मैं बार बार यही एम्फेसिस करती हूँ, आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, आपके 90% साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। 10% जो मैं छोड़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ 90%, तो वो जो 10% मैंने छोड़ा होता है वो मैं छोड़ती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। करंट के कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, कुछ नए इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी एनसीईआरटीज़ ने अभी कवर नहीं की है, बट उन नई चीज़ों को समझने के लिए भी आपको बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे, आपकी एनसीईआरटी से ही क्लियर होंगे अगेन। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड यू आर लर्निंग। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।